हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और लास्ट क्लास में ही हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी और हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, संसाधन और विकास। और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने रिसोर्सेज के बारे में बेसिकली थोड़ा सा पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन की थी हमने, ठीक। हमने अपना लेक्चर कहाँ पे एंड किया था? रिसोर्स प्लानिंग पे, कि रिसोर्स प्लानिंग की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लाइफ फॉर्म को सस्टेनेबल रखने के लिए। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना आगे का आज का स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि रिसोर्स क्या है कि जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में हैं, जिनको यूज़ करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन उनसे हम वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है कि हमारे पास तकनीक है उनको यूज़ करने के लिए, हमारे पास हमारे पास सारी सुविधाएं हैं कि हम उनको फिजिबल बना सकें और कल्चरली कि सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार्य है, तो वो क्या हो जाती है? एक रिसोर्स हो जाती है, रिसोर्स बन जाता है। रिसोर्स कह देते हैं हम उसको। और उस रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि नेचर में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और
इंस्टीट्यूशंस मतलब ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, ताकि वो ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी की मदद से उन नेचर में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है, और फिर उनको यूज़ कर सकें इंस्टीट्यूशंस बना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर हमने देखा था कि वो उसके कुछ क्लासिफिकेशन है। पहली थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसमें हमने बात की थी बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग बींग से मिलता है और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकेंड थी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब कि जो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लिमिट होती है। तो उसमें एक थे रिन्यूएबल, जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते, वो रिन्यू होते चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरे थी नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू नहीं होते, मतलब रिन्यू तो होते हैं लेकिन उनको इतने ज़्यादा साल लगते हैं कि वो एक तरीके से एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा साल लगते हैं कि उनको फिर हम यूज़ कर ही नहीं पाते, ठीक है। वो होते हैं कौन से, नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि किसके ऑनर है, मतलब उसका ऑनर कौन है उन रिसोर्सेज का। तो पहला तो था इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कि जो एक ही कोई पर्सन के ऑनर में हो, पर्सन के अंडर हो कोई चीज़, ठीक है, जैसे कि कोई लैंड होती है। फिर हमने की थी कम्युनिटी बेस, की एक मान लीजिए एक कम्युनिटी जो रह रही है उसके सभी मेंबर्स के लिए वो ओपन है, सभी के लिए एक्सेसिबल है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स या प्लेग्राउंड्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा नेशनल रिसोर्सेज, जो कि एक नेशन की बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं। और अगर हम ओशन की बात करें, समुद्र की, तो 12 नॉटिकल माइल्स में, जिसको हम क्या बोला, टेरिटोरियल वाटर, उसमें जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो भी उस नेशन के होते हैं। फिर हमने बात की इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। इंटरनेशनल कौन से हैं, जो किसी भी एक कंट्री या एक नेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, ठीक है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको देखते हैं। जैसे कि ओशन में ही जो समुद्र के जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, अबव 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है, उनको कोई भी कंट्री यूज़ नहीं कर सकती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन के बिना। तो वो कौन से होते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, की विकास की स्थिति क्या है, कितने विकास हो रखे हैं। पहला था पोटेंशियल, कि जिसको हम यूज़ तो करते हैं जिन रिसोर्सेज को, लेकिन अभी उनके अंदर और क्षमता है कि हम उनको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। दूसरा है डेवलप्ड, जो पूरे तरीके से विकसित हो चुके हैं। तीसरा है स्टॉक, जो एनवायरनमेंट में तो अवेलेबल हैं, ह्यूमन नीड्स मतलब ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने में सक्षम हैं, वो उनके अंदर पोटेंशियल तो है कि वो सेटिस्फाई कर सकें, कैपेबिलिटी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास उनको यूज़ करने के लिए या उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए वो क्या है, वो एज अ स्टॉक माने जाते हैं, कि उनको स्टॉक है वो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ नहीं कर पा रहा टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि उनके वो उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा या एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद है रिजर्व्स कौन से हैं, कि जो एनवायरनमेंट में भी अवेलेबल हैं, ह्यूमन बींग्स के पास उसके यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए बचा के रख रहे हैं। तो उनको हम क्या कह देते हैं, रिजर्व्स, ठीक है। फिर हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सभी के लिए, और ये चीज़ एक धारणा बना दी गई कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं, फ्री का सामान है, ले लो। तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग गए, ठीक है। और जिसके पास टेक्नोलॉजी थी या आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो उनको एक्सट्रैक्ट कर पाए, ट्रांसफॉर्म कर पाए, रिसोर्सेज ले पाए, तो उन लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, मतलब कि कुछ फ्यू हैंड्स में ही रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए। तो उसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई सेगमेंट्स में, रिच और पुअर में। फिर इनडिस्क्रिमिनेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हिल गया, और हमें क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिली। तो उसके लिए क्या किया जाना ज़रूरी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना ज़रूरी है, ताकि रिसोर्सेज के डिप्लीशन को हम रोक सकें, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग करनी ज़रूरी है, हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है, राइट।
तो इतना हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं कि रिसोर्स प्लानिंग, अब जो हम बात कर रहे हैं तो वो रिसोर्स प्लानिंग है क्या, हमें वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग जो है वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सबने ही बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की है ताकि रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके, कि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, हमें एक इफ़ेक्टिव और थोड़ा प्रॉपर तरीके से उनको यूज़ कर सके वाइजली। इट हैज़ इम्पोर्टेंस in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources। अब ये इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि काफ़ी अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमें ये प्लानिंग करनी ज़रूरी है ताकि उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से सही जगह पे प्रॉपर मैनर में इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा सके। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक प्लेस पे, हर एक जगह पे रिसोर्सेज सेम तरीके के ही अवेलेबल हैं, बिल्कुल नहीं है। हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कि कहीं पे तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज, जैसे अगर एक रिसोर्स है तो वो एक जगह पे तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और दूसरी जगह पे वो बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। कि कुछ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे संसाधन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो एक जगह पे तो इतने हैं कि वहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनको किसी को देखने की या किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे उनके पास वो रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमें ऐसी स्टेट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे मिनरल और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज है, पानी के संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास वहाँ पे नहीं हो रखा है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। अब राजस्थान में क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, हवा भी होती है, तो सोलर और विंड एनर्जी के संसाधन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। अब जो लद्दाख है वो पूरी कंट्री से थोड़ा सा आइसोलेट हो रखा है, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज तो हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो पानी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उसकी कमी है बहुत ज़्यादा। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। अब इसी की वजह से ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी की वजह से ज़रूरत क्या अराइज हो रही है कि प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को प्लान करना ज़रूरी है, बिल्कुल लोकल लेवल पे, रीजन के लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, हर एक लेवल पे हमें रिसोर्सेज को प्लान करना ज़रूरी है ताकि कहीं पे एक्सेस ना हो और कहीं पे डेफिशिएंसी ना हो, उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में जैसे हमने बात की कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। तो अब किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जानी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब बोलने में तो ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि हाँ रिसोर्सेज को प्लान करो ताकि जहाँ पे सरप्लस और जहाँ पे डेफिशिएंसी उसको बैलेंस किया जा सके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग
एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि सबसे पहले रिसोर्स प्लान करने के लिए तो हमें ये चीज़ भी तो पता होनी चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे, किस रीजन में, कितनी क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में अवेलेबल है, कि वो किस क्वालिटी का है, कितना अच्छा है, ठीक है, कितना ज़्यादा अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में है। जब तक हमें वो चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक हम इस चीज़ का एस्टिमेशन कैसे करेंगे कि कहाँ पे सरप्लस है और कहाँ पे डेफिशिएंसी है, कहाँ पे अच्छे वाला मटेरियल या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ पे थोड़ी पुअर क्वालिटी का अवेलेबल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें प्रॉपर तरीके से उसमें तकनीकी का यूज़ कर सकें हम, ठीक है, लोग जो स्किल्ड पर्सनस हैं उनकी स्किल्स का यूज़ कर सके, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप इस तरीके से हो कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको, उनके विकास का हम प्रॉपर तरीके से जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब कि एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि जहाँ पे मान लीजिए रिसोर्सेज में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात की थी, कि वो रिसोर्सेज यूज़ तो हो रहे हैं लेकिन उनमें अभी और क्षमता है, पोटेंशियल है विकास की, तो उनको वहाँ पे विकास किया जाए, उनको और ज़्यादा वो डेवलपमेंट जितनी उनकी पोटेंशियल है उसकी फुलेस्ट पोटेंशियल तक उसको डेवलप किया जाए, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें वो प्लानिंग करनी है, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है टेक्नोलॉजी या स्किल्स की मदद से। नेक्स्ट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अभी जो रिसोर्सेज को डेवलप करने का जो प्लान होगा कि किस तरीके से डेवलप करना है, किस किस रीजन में डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको मैच करना है। फिर जो ओवरऑल नेशन पे ही डेवलपमेंट का प्लान बना हुआ है कि नेशन को डेवलप करना है हमें, तो उसके प्लान के अकॉर्डिंग हमें उसको मैच करना है। जब हम उसको मैच करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक, तो ये तीन प्रोसेस उन्होंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबा है, लेकिन यही एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से या जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हैं। नाउ इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। इंडिया ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं रिसोर्स प्लानिंग का गोल अचीव करने के लिए, मतलब बहुत पहले से ही इंडिया ने इस चीज़ पे फोकस किया है। ये बात जानते हुए कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने शुरुआत से ही इंडिया ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि भाई हमें रिसोर्सेज को प्लान करना है। तो उन्होंने इस चीज़ को फर्स्ट 5-year प्लान से ही रखा है ध्यान में कि हमें मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से जब फर्स्ट 5-year प्लान आया तो तभी से इस चीज़ को अपने कंसिडरेशन में रखा है कि हमें रिसोर्सेज को प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज in the absence of corresponding changes in technology and institutions में hinder development। वही बात है कि अब एक जगह पे क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा कि अगर एक रीजन को हमें विकसित करना है, अगर हमें एक रीजन को डेवलप करना है तो वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज होने ज़रूरी हैं, जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो होने ज़रूरी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एक रीजन को हम कह सकते हैं कि उसका विकास हो जाएगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो वो उससे अपना क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं उनका यूज़ करके। लेकिन अगर कहीं पे रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं लेकिन वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी ही उनके पास अगर अवेलेबल नहीं है उनको यूज़ करने की, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो क्या होगा, क्या वो डेवलपमेंट हो पाएगी? जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने बात की कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वहाँ पे हमें कोल और आयरन डिपॉजिट्स, मिनरल डिपॉजिट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, वो अभी भी हमें इतने थोड़ा बैकवर्ड में ही, अनडेवलप्ड ही देखने को मिलते हैं, वो उतने डेवलप तो नहीं है। लेकिन उस हिसाब से जैसे उनके पास डिपॉजिट्स है वो डेवलप होने चाहिए थे, वो डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जो अवेलेबल उनके पास होना चाहिए था, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सिर्फ एक रिसोर्सेज की ही अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं करता।
उस रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करने की टेक्नोलॉजी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। देर आर मैनी रीजन्स इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। वही कि जैसे अभी मैंने झारखंड छत्तीसगढ़ की बात की कि ऐसे रीजन्स हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज में तो वो बिल्कुल अच्छे हैं, काफ़ी रिसोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड देखने को मिलते हैं, आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी देर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। तो दूसरी की तरफ ऐसे भी कुछ रीजन्स हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे एरियाज हैं जो कि उनके पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है रिसोर्सेज अवेलेबल, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि जो थोड़े बहुत भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको उन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको एक्सट्रैक्ट किया, प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, उनका यूज़ किया ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हमें देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अब जो हमारी कंट्री कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की थी या फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज थे, सब आए। तो वो क्यों थी, इतने सब का इंटरेस्ट क्यों आया यहाँ पे, क्यों आके उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बनाया? क्योंकि इंडिया के रिच रिसोर्सेज की वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से जो ये फॉरेन कंट्रीज थी, जो इन्वेडर्स थे, वो अट्रैक्ट हुए। वो अट्रैक्ट हुए इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आके अपनी कॉलोनीज बनाई। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. अब ये क्यों था? क्योंकि जो हमारी, जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या चीज़ थी कि रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन हम उसको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? स्टॉक है उसका, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे पास स्टॉक है। तो वो जो ये जो इन्वेडर्स थे, कॉलोनाइजर्स थे, इनके पास क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी तो उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री में इन्वेड किया, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन रिसोर्सेज को यूज़ में लेके आए और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली कि हाँ भाई देखो, वो खुद भी रिच हुए और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी भी एस्टैब्लिश कर ली उन कॉलोनीज पे, उन लोगों पे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट तभी करेंगे, मतलब वो विकास में अपना भागीदारी तभी दिखा पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, मतलब कि तकनीकी विकास भी हमारा हो रहा है उसी के साथ साथ, और जो इंस्टीट्यूशंस में, जो संस्थाओं में जो बदलाव लाने की ज़रूरत है वो भी साथ साथ लेके आया जा रहा है जितना ज़रूरी है, तभी वो रिसोर्सेज में से विकास हो पाएगा। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब इंडिया ने ये चीज़ कॉलोनाइजेशन के जो कॉलोनाइजर्स आए थे, उन्होंने कॉलोनी बनाई, तो उसके अलग अलग फेजेस में इस चीज़ को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया हुआ है। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. तो इंडिया में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें जनरल में, या पर्टिकुलरली अगर हम रिसोर्स के ही डेवलपमेंट की बात करें, तो सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना ही ज़रूरी नहीं है, मतलब काफ़ी नहीं है। रिसोर्सेज है हमारे पास, यही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज और लोगों के पास्ट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से यूसेज में लेके आया जा सके उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने कर लिया रिसोर्स प्लानिंग की, रिसोर्स किस तरीके से प्लान किया जाएगा और इंडिया में किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे कि अब जो रिसोर्सेज को हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन अब जो ये डिप्लीट हो रहे हैं, अब हम बेशक से प्लान करके यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन डिप्लीशन तो तब भी प्रॉब्लम है ही एक। तो उनको कंजर्व किस तरीके से करना है, किस तरीके से उनका संरक्षण कर सकते हैं हम। सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ये हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेशक सिर्फ रिसोर्सेज होना ही ज़रूरी है, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है या ह्यूमन रिसोर्सेज होने ज़रूरी हैं, लेकिन क्या चीज़ है कि रिसोर्सेज, उसके लिए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स भी तो तभी होंगे ना जब रिसोर्सेज होगा। तो रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। But irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. लेकिन हम प्रॉपर तरीके से सोच समझ के सूझबूझ से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उनको, और हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जितना कि वो बन भी नहीं पा रही है, उससे ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें, सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से हमें प्रॉब्लम्स, दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। अब इन प्रॉब्लम्स को कब करने के लिए, इनसे निपटने के लिए हमें इन रिसोर्सेज का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। अब पुराने टाइम पे भी, मतलब पहले भी यही सबसे ज़्यादा कंसर्न था, जो भी लीडर्स थे या थिंकर्स थे उनका कंसर्न यही था कि इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, देर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या कहा है कि गांधी जी ने पहले रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को लेके बहुत अच्छे वर्ड्स कहे थे कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड, मतलब कि लोगों की, हर किसी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए तो बहुत है हमारे पास, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए, किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए हमारे पास उतना नहीं है। क्योंकि लालच क्या है, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, लालच क्या है कि बस आता जाए आता जाए आता जाए आता जाए, तो उसके लिए पूरा नहीं है, क्योंकि उसका कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं उस पर्सन का। जो लालची है, जो ग्रीडी है, उसका कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं, उसको जितना मिलेगा उसको क्या होगा, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो वो तो कभी उसके लिए तो पूरा पड़ेगा ही नहीं। लेकिन सबकी जो एक्चुअल में ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत है। ठीक। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. उन्होंने क्या कहा कि जो ये ग्रीडी और सेल्फिश लोग हैं, मतलब जो लालची हैं, वो इसका कॉज है, मतलब कि वो जिम्मेदार हैं कि ये जो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। और दूसरा, जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो हम बात कर रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। तो उन्होंने तो क्या कहा है, उन्होंने इसको भी एक रीज़न ये बताया रिसोर्सेज डिप्लीट होने का, कि भाई हमारे पास जो है वो इतना है कि हम उसका यूज़ कर सके, लेकिन लोगों की जो लालच है और जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे ये जो एक्सप्लॉइटेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ये रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. वो किसके अगेंस्ट थे कि जैसे कि क्या किया जाता है, मास प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि मतलब जो जैसे कि मशीन्स है, अब जो मशीन्स आई हैं, मशीन से मास प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उससे किया जाता है मशीन से। ठीक, एक टाइम पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मास प्रोडक्शन है ये नहीं होना चाहिए, वो उसके अगेंस्ट थे। वो क्या कहा करते थे कि मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करके हमें क्या करना चाहिए, कि मतलब कि बेसिकली मशीन्स को हटा के लोग आए, कि लोग प्रोडक्शन करें, मशीन्स का इस्तेमाल करके मास प्रोडक्शन मत करो। वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना कि अगर लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उससे ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, तो जो आज हमें मशीन ओरिएंटेड देखने को मिलता है, तो वो क्या थे, वो उसके अगेंस्ट होके वो क्या बोलते थे कि लेबर ओरिएंटेड होना चाहिए प्रोडक्शन। ठीक,
अब हम रिसोर्सेज में ही, अभी तो हम जनरली रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, अब हम पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की, भूमि संसाधन। नाउ वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पे रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो हम लैंड पे ही करते हैं, और हम उसको वेरियस तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो लैंड क्या है, एक बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है कि आज जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, आज जो हम रह रहे हैं, ज़मीन है तभी तो रह रहे हैं हम। क्या हम हवा में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम ज़मीन पे रह रहे हैं, तो ज़मीन रहने के लिए, काम करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, हर वो काम जो आज हम करते हैं उसके लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, पेड़ पौधे वगैरह हैं, उनको सपोर्ट करती है। वाइल्ड लाइफ है, जो ये एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करती है। हम लोग हैं, ह्यूमन लाइफ है, उनको सपोर्ट करती है। जो ट्रांसपोर्टेशन हमें चैनल्स देखने को मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट, उनको करती है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं इतने, उनको सपोर्ट करती है। हाउएवर लैंड इज़ एन असेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक लिमिट तक है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। मतलब कि जो ज़मीन है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। अगर हम मान लीजिए एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक प्लॉट है, अगर 200 गज का एक प्लॉट है तो उस 200 गज पे ही हम काम करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस 200 गज में घर बनाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम मैपिंग कराते हैं, हम नक्शा बनाते हैं ना, मैप बनवाते हैं उसका कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से घर होना चाहिए, कहाँ पे हमें रूम बनवाना है, कहाँ हमारा किचन होगी, कहाँ हमारा टेम्पल होगा, मंदिर होगा, ठीक है, घर में कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे क्या चीज़ होगी। हर चीज़ को हम क्या करते हैं, मैप करते हैं ना। मैप बना के हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है सारी चीज़ों को, कितनी जगह में हमें क्या चीज़ बनवानी है, हम उन सब चीज़ों को देखते। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है वो हमें बहुत से चीज़ों के लिए यूज़ करना है, तो हमें उसको केयरफुली प्लान करना है, और प्लान करके ही हमें उसे यूज़ करना है, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेड ही अवेलेबल है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। ये हम जानते हैं कि जो ज़मीन है इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कि जो लैंड 43% ऐसा है, 43% लैंड एरिया ऐसा है जो कि प्लेन है। प्लेन की हमने बात की थी लास्ट क्लास 9th की एनसीईआरटी में, कि ये जो प्लेन एरिया होता है ये क्या करता है, ये बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। माउंटेन्स कितने में है, 30% में, 30% माउंटेन्स में हमें लैंड देखने को मिलती है, और वो पेरेनियल रिवर्स वहाँ से हमें मिलती है, जो कि थ्रू आउट दी ईयर वो उनका फ्लो चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि नदियों से बारिश से पानी आता है, रेनफॉल से, और जो आइस स्नो से, स्नो मेल्ट होती है उससे पानी आता है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। 27% ऐसा है जो कि प्लेट्यू रीजन का है, ठीक है। और यहाँ पे हमें किस किस चीज़ के बहुत अच्छे रिजर्व देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के, ठीक। तो ये क्या है, ये है हमारे लैंड के रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं तो अब इनको किस तरीके से, जैसे हमने बात की कि ये लिमिटेड हैं, तो इनका जो यूसेज है वो प्रॉपर तरीके से प्लान करके ही हमें इनका यूसेज करना ज़रूरी है।
तो अब इनको जो प्लानिंग है, इनका यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी है। तो अब इनका जो यूटिलाइजेशन है हम वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं? पहला है फॉरेस्ट, कि जो फॉरेस्ट है वो हमें हवा में तो नहीं देखने को मिलते, ज़मीन पे ही होते हैं ना। कुछ कुछ ही ऐसे हम कहें कि पेड़ होते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं, पर ज़्यादातर तो कहाँ होते हैं? ज़मीन पे ही होते हैं ना। तो फॉरेस्ट में हमें लैंड यूटिलाइज हो रखा है हमारा। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि वो ज़मीन जहाँ पे खेती नहीं होती है, कल्टीवेशन नहीं होती जहाँ पे, उसमें से कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब कि जहाँ पे इतनी फर्टिलिटी नहीं है, इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, रिच नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि कल्टीवेशन नहीं हो पाती, खेती नहीं हो पाती, ठीक है, तो बैरन या वेस्ट लैंड है। और दूसरे कौन से हैं? वो लैंड जो कि एग्रीकल्चरल यूजेस, सॉरी एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में लगाए हुए, जैसे कि बिल्डिंग्स है। अब जहाँ पे अब एक जगह पे एक ज़मीन पे जब बिल्डिंग खड़ी कर दी तो क्या वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। जहाँ घर बना हुआ है क्या वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ें जहाँ पे भी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो क्या है? नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए वो लैंड यूज की गई है, ठीक है। तो कौन सी लैंड आ गई दूसरी हमारी यूटिलाइजेशन? जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं की गई है। तीसरे क्या है? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि इनके अलावा जो ऐसी लैंड है जो कल्टीवेट नहीं की जाती, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ठीक है। फैलो लैंड भी अभी हम पढ़ेंगे कि फैलो लैंड कौन से, मतलब कि जो छोड़ी हुई है, ठीक है, कुछ जो ज़मीन है वो छोड़ रखी है, उसको यूज ही नहीं करते। तो उसमें क्या है? एक तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसी ज़मीन जहाँ पे कि जो लाइव स्टॉक है वो लाइव स्टॉक ग्रेज करती है, ठीक है, उनको वहाँ पे चारा मिलता है, परमानेंट चारे वाली जगह है वो, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती, कल्टीवेशन नहीं की जाती। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया भी अभी हम देखेंगे 5th पॉइंट में, नेट्स ऑन एरिया क्या है, उसमें इंक्लूड नहीं होता लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। मतलब कि ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स हमें क्या देखने को मिलते हैं? कुछ अलग जो अलग तरीके के जो वृक्ष की फसलें हैं, ठीक है, उसके जो ट्रीज हैं अलग तरीके के, उनमें जो लैंड लगी हुई है, मतलब कि जो एक तो हमने फॉरेस्ट तो हमने देख लिया, फॉरेस्ट के अलावा जो दूसरे ट्री क्रॉप्स हैं वो लगे हुए हैं जहाँ पे, वो लैंड आ जाती है। और तीसरी कल्चरल कल्चरुएबल कल्चरुएबल वेस्ट लैंड, मतलब कि जो 5 साल से ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब कि 5 ऐसे साल जब वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की गई है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कल्चरुएबल वेस्ट लैंड। तो ये क्या है? ये अदर कल्टीवेटेड लैंड में आ जाती है, अनकल्टीवेटेड, सॉरी। फिर आता है हमारा फोर्थ, फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मतलब कि पड़ती भूमि, मतलब जो छोड़ी हुई है। एक है करंट फैलो। करंट फैलो मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। करंट फैलो मतलब कि अभी के लिए ही खाली छोड़ी है, अभी के लिए मतलब 1 साल या 1 साल से कम के लिए ही क्या किया है? 1 साल भी नहीं, एक कौन सा साल? एग्रीकल्चर ईयर, एक ऐसा साल जिसमें कि कल्टीवेशन हो सकती थी लेकिन उस टाइम पे कल्टीवेशन नहीं की वहाँ पे, 1 साल पूरा या फिर 1 साल से थोड़ा सा कम टाइम पीरियड, उसको हम क्या कहते थे? करंट फैलो। दूसरा है अदर दैन करंट फैलो, मतलब कि करंट फैलो के अलावा। ये कौन सी है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, कि मतलब 1 से 5 साल जब वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती थी तब वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की, उसको छोड़ दिया गया, तो वो क्या है? अदर दैन करंट फैलो, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि
नेट सोन एरिया तो क्या है, जो एक ही एग्रीकल्चर ईयर में, मतलब एक साल जब ये खेती कर सकते थे, उस पर कल्टिवेशन कर सकते थे, तो उसमें एक से ज़्यादा बार वहाँ पे हमने क्रॉप्स उगा ली, ठीक है, मतलब सोइंग वहाँ पे कर ली, कृषि कर ली, ठीक है। उसके ऊपर फिर ये तो क्या है, नेट सोन एरिया। अब इसमें अगर हम नेट सोन एरिया भी ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, कि हमने कितने एरिया को क्रॉप किया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, की लैंड को किस तरीके, मतलब किस किस चीज़ों में लैंड यूटिलाइज हमारी हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में लैंड यूज़ करने का बेसिकली पैटर्न क्या। अब ये तो हमने कहा कि यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे हो रखा है, अब वो पैटर्न क्या है इस यूटिलाइजेशन का। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। मतलब कि लैंड का यूज़ किस तरीके से होगा, वो फिजिकल फैक्टर भी है कि टोपोग्राफी या सॉइल वगैरह या क्लाइमेट, उसके हिसाब से लैंड यूज़ हो रखी है उन पे, और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन की वजह से जो लैंड यूटिलाइज किस तरीके से हो रखी है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया हमने पढ़ा था इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam had not been done fully। कि लेकिन ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसमें अगर हम लैंड यूज़ कितना हो रखा है, किस तरीके से हो रखा है, वो हमें 93% एरिया का ही पता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो असम के अलावा जो बाकी की स्टेट्स हैं उनका पूरी तरीके से हमें नहीं पता है, असेसमेंट नहीं हो रखी है। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स हैं जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो वहाँ पे भी सर्वे नहीं हो रखा है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, कि जो छोड़ी हुई थी ना कि लाइफ स्टॉक के पास्चर्स के लिए, उनके ग्रेजिंग के लिए, वो कम होती जा रही है क्योंकि लोग कैप्चर करते जा रहे हैं उसको। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड, वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब क्योंकि वो कम हो गई है, तो अब कैसे, अब जो ये लाइफ स्टॉक थी या जो कैटल पॉपुलेशन थी इतनी ज़्यादा, उनको हम वहाँ पे ग्रेज कराते थे, तो अब उनका वो कम होता जा रहा है, तो वो कैसे ग्रेज करेंगी, ठीक है, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अब ये कम होने के। मोस्ट ऑफ दी अदर दैन दी करंट फैलो लैंड्स, अदर दैन दी करंट फैलो लैंड्स कौन सी, जो 1 से 5 साल तक उस पर खेती नहीं हुई है, आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। अब जो अदर दैन करंट फैलो है उस पर खेती क्यों नहीं हुई है, क्योंकि वो उसकी जो वो लैंड है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है वहाँ पे, या फिर अगर हम उसको कल्टिवेट करेंगे, खेती करेंगे उस पर, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. And if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to about 54% of the total reporting area। कि अब ये जो लैंड है इसी वजह से, क्योंकि अच्छी नहीं है या कल्टीवेशन का फिर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, इसीलिए इनको 1 या 2 बार कुछ सालों में, 2-3 सालों में कल्टीवेट कर लेते, नहीं तो इनको नेट सोन एरिया में ही इंक्लूड कर देते हैं। The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands। कि जो नेट सोन एरिया है, ठीक है, नेट सोन एरिया का भी पैटर्न रीजन वाइज या फिर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अलग अलग है, कहीं पे तो बहुत ही ज़्यादा है और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा कम है। Forest area in the country is far lower than desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। मतलब कि जो आउटलाइन किया गया था कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया, वो बहुत ही ज़्यादा कम है उससे। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव इन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। अब फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और जो लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है जैसे कि ट्राइबल पीपल, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये कम है और कम होता जा रहा है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड हमने बोला था जो कि एग्रीकल्चर यूजेस पे नहीं रखा गया, या फिर वो लैंड
मतलब जो बैरन है या फिर जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, रोड्स है। Wasteland includes rocky, arid and desert areas and land put to other non-agriculture uses include settlement, road, railways, industry, etc. ये हमने पढ़ लिया। वेस्टलैंड कौन सा है? जहाँ पे जो इतना सक्षम नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, जैसे कि डेजर्ट लैंड है या रॉकी लैंड है, एरिड लैंड है, सूखी है। और नॉन एग्रीकल्चर के लिए कि भाई सेटलमेंट, हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, सब कुछ वो हमने देखा। Continuous use of land over a very long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. Thus, in turn, has serious repercussions on society and the environment. अब अगर हम एक ही लैंड को लगातार हम काफ़ी लंबे टाइम तक अगर यूज़ करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती चली जाएगी, वो लैंड डिग्रेड हो जाएगी। और अगर वो लैंड डिग्रेड हो जाएगी तो हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सोसाइटी पे भी, मतलब सोसाइटी को भी और एनवायरनमेंट को भी उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या था कि लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक बार मुझे ओवरव्यू देना था आपको क्योंकि दिया गया है एनसीईआरटी में, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इसको इतना ज़्यादा कंसिडर करने की या माइंड पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंड डिग्रेडेशन से स्टार्ट करेंगे कि लैंड डिग्रेड किस तरीके से हो रहा है, उसको कंजर्व किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन मेजर्स देखेंगे हम। तो टिल देन इतने चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।